चॉकलेट की फैक्ट्री भी बंद हो गई कि जमशेदपुर और डालमिया नगर के बाद मरौड़ा कुड हैव बीन द थर्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन ऑफ बिहार। जमशेदपुर और डालमिया नगर के बाद मरौड़ा इंडस्ट्रियल जोन के तौर पे डेवलप होना चाहिए था। वहाँ हेवी मशीनरी की इंडस्ट्री थी, बंद हो गई। वहाँ पर अब आपका चीनी मिल बंद हो गया, वहाँ पर मॉडर्न की फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ का सबसे बड़ा बिहार का डिस्टिलरी था, सबसे बड़ा। डिस्टिलरी की बात तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शराबबंदी लागू है नहीं, और आप लोग शराबबंदी के लिए ही वोट देते हैं। आप लोग मतलब यहाँ की जनता मिल को लेकर जन स्वराज अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेगी, क्या वादा करेगी सारण की जनता? कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो आप वादा सुनते रहे हैं। हम लोग एक किसी पर्टिकुलर चीनी मिल के चालू करने को लेकर कोई मैं वादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस तरह का वादा जो भी करता है वो बिना सोचे समझे करता है। मरौड़ा चीनी मिल को अलग से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जब तक बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नहीं सुधारा जाएगा, चीनी मिलों को फिर से पुनर्जीवित करने का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक एक मरौड़ा की चीनी मिल को सुधारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं संभव है। बगल में पूर्वी चंपारण में मोदी जी आकर बोले कि भैया ये चीनी मिल चालू कराकर इससे चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। वो भी चीनी मिल बंद है। बंद क्या है, उसकी एक एक इंच जमीन बिक गई। और खरीदने वाले नेता कौन है वो भी जाके देख लीजिए। ज्यादातर भाजपा के नेताओं ने ही उसको खरीदा है। कैमरे पर बोल रहा हूं, कहां मुद्दा है? और वही के लोग 7वीं बार भाजपा के सांसद को जिताए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जन स्वराज की जो बेसिक बात है कि सुधार तब होगा जब जनता सुधार के लिए वोट देगी। कोई प्रशांत किशोर, कोई जन स्वराज, कोई भाजपा, जदयू, राजद नहीं सुधार कर सकता है जब तक जनता सुधार के लिए न सजग हो। क्योंकि आप परेशान हैं मरौड़ा चीनी मिल बंद होने से, और उसी सांसद को, उसी विधायक को लगातार 3 बार, 4 बार, 5 बार आप जिता रहे हैं। पंजाब के लोग आकर तो वोट दे नहीं रहे। तो अगर मरौड़ा चीनी मिल विषय है तो उस पर वोट होना चाहिए। वोट होगा तो जो जीत कर आएगा, चाहे जन स्वराज जीत कर आए या दूसरा दल जीत कर आए, वो मरौड़ा चीनी मिल को चालू करने के लिए संघर्ष भी करेगा, उसके लिए बात भी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसी चीज पर मैं जीत कर आया हूं। अभी तो लोग जाति पर जीत कर आए हैं तो जाति की बात कर रहे हैं। अभी तो राम मंदिर पर जीत कर आए हैं तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अभी 5 किलो अनाज पर जीत कर आए हैं तो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। सर, बिहार से मरौड़ा में आपने जनसभा किया है जी। पब्लिक का कैसा रहा? भाई पब्लिक, एक मिनट इनका जवाब दे ले। बोलिए आप। मरौड़ा में आपने एक बयान दिया है कि जो लोग छठ में आपके बेटे, आपके पति यहाँ आएंगे, दिसंबर में हम उसको जाने नहीं देंगे। क्या मास्टर प्लान है कि 4 करोड़ लोगों को रोजगार? बिल्कुल। पहली बात तो आप अपना आंकड़ा ठीक कर लीजिए। पहली बार मैंने ये नहीं कहा, पिछले 1-1.5 साल से मैं बिहार में ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस बार छठ में वापस लौटेंगे वो उसकी संख्या 4 करोड़ नहीं है। कोविड में जब लोग इतने परेशानी में थे तो टोटल 25 से 28 लाख लोग वापस लौट कर आए थे। तो जो आकलन है कि करीब करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में, स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में यहाँ से पलायन जिनको करना पड़ा है। 8,000, 6,000, 10,000 रुपए के लिए वो लोग बाहर जाकर काम करते हैं। तो बिल्कुल ये जन स्वराज का वादा है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस बार जो छठ में लौटेगा, ये छठ बदहाल बिहार का अंतिम छठ होगा। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर के बाद उन लोगों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आपने कहा कैसे होगा, इसकी पूरी परिकल्पना, पूरा ब्लूप्रिंट हमने बताया है। पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा और पूंजी और बुद्धि के पलायन रोकने से श्रम का पलायन रुकेगा। और एक उसमें और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आपको लगता है कि ये तो थियरी है तो अभी आपके सबके सामने बता रहा हूं, बिहार सत्याग्रह आश्रम में अभी भी जाकर आप देख लीजिए। और आपके जरिए छपरा के नौजवानों को ये न्योता भी दे रहा हूं, आप यहाँ से आइए, 5 दिन का वहां पर प्रशिक्षण लीजिए और आपको 5-6 हजार रुपए के मजदूरी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आने जाने का किराया भी जन स्वराज देगा। 5 दिन के रहना खाना प्रशिक्षण भी आपको जन स्वराज मुफ्त दे रहा है। जन स्वराज की सरकार बने न बने, चुनाव हो तब हो, चुनाव से पहले मैंने इस बार संकल्प लिया है कि 1 लाख बच्चों को, रिपीट कर देता हूं, 1 लाख बच्चों को जन स्वराज अपने खर्चे पर प्रशिक्षित करके 4, 5, 7, 8, 10 हजार रुपए कमाने की स्थिति में ला देगा। और ये काम हम लोग पिछले 1 महीने से वही कर रहे हैं।
और मैं चाहता हूं कि आप किसी बच्चे को जिसको आप जानते हो, जिसने 12वीं कम से कम पढ़ाई करी है, जिसको स्मार्टफोन चलाने की समझ है, वो उसका नाम नंबर दे दीजिए, हमारे यहाँ फोन करके वो आ जाए। आने जाने का मैं रिपीट कर रहा हूँ, आने जाने का बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा भी दूंगा, रहने खाना और प्रशिक्षण 5 दिन का मुफ्त। 6वें दिन से वो काम पे लग जाएगा और 16वें दिन उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन काम कहाँ से उपलब्ध होगा ये बतलाएं। अब ये काम कहाँ से उपलब्ध अभी जो आप मढ़ौरा से होके आ रहे हैं जी तो वहाँ काम, एक मिनट, अब देखिए आपका अपना नजरिया है कि काम कहाँ से उपलब्ध होगा। काम मैंने क्या कहा, टेक्नोलॉजी से होगा। आप YouTube चलाते हैं, आप तो यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं तो YouTube चलाते होंगे। YouTube क्या बेचता है? YouTube ने तो छपरा में आकर सीमेंट का दुकान नहीं खोला है। बिहार और इंडिया में YouTube ने अपना ऑफिस खोलकर स्टील और छड़ बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई है। क्या बेच रहा है? फिर भी देश भर के जितने बिजनेसमैन हैं उनसे ज्यादा पैसा YouTube के मालिकों के पास है। तो दुनिया में सुनो तो भाई, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए आप 5, 7, 8, 10 हजार रुपया कमा सकते हैं। जो कॉल सेंटर, एक मिनट रुकिए भैया, एक तो आप समझना नहीं चाहते हो। आपने सवाल पूछा है कैसे दे रहे हैं नौकरी, हम कह नहीं रहे कि दे देंगे, दे रहे हैं अभी। आप भेजिए लोगों को। आप सुनते हैं कि देश में लाखों लोग कॉल सेंटर के जरिए नौकरी पाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो घर बैठे रूरल कॉल सेंटर चला सकते हैं। कॉल सेंटर चलाने वाले को 15,000 20,000 रुपया मिल रहा है दिल्ली गुड़गांव में। अगर बिहार के बच्चों को वो ट्रेनिंग दे दी जाए कि वो घर बैठे फोन से संवाद कर सके, रिप्लाई कर सके, तो निश्चित तौर पर उनको 5-7 हजार रुपया मिलने लगेगा। और आप आइए, इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ नया कीजिएगा तभी तो रोजगार मिलेगा। आपको लगता है कि खाली मढ़ौरा चीनी मिल बनने से सबको रोजगार मिल जाएगा? अगर मढ़ौरा चीनी मिल बन भी जाए तो 4-5-10 हजार लोगों को फायदा होगा। बिहार में तो 50 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो हम लोग वो बात नहीं कहते जो यहाँ पर पहले से कही जा रही, हम आएंगे सरकारी नौकरी दे देंगे। कैसे दे दोगे सरकारी नौकरी? 78 साल में टोटल बिहार में नौकरी मिला है 23.25 लाख लोगों को। आंकड़ा याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक टोटल 23.25 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब परसेंटेज टर्म में हुआ 1.97%। 2% लोगों को आज तक 78 साल में सरकारी नौकरी मिला। नेता लोग आकर कह रहा हम सरकारी नौकरी दे देंगे सबको। अरे भाई 13 करोड़ की आबादी है, 23 लाख सरकारी नौकरी करता है, सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे? पूरे देश में 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो मैक्सिमम 3-3.5% से ज्यादा आबादी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकती है। लोग यहाँ बता रहे हम सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर दोगे दूर? बेरोजगारी दूर करने का तरीका है शिक्षा और युवाओं के हाथ में पूंजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जिससे लाखों बच्चों को स्वरोजगार मिलेगा। अपने घर बैठकर लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहे हैं। ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हम लोग जी रहे हैं 1960 में। रोजगार टेक्नोलॉजी से मिलेगा। अभी देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ आ रहा है? डेटा सेंटर से आ रहा है। बिहार में एक भी डेटा सेंटर का नाम ही नहीं कोई जानता है। आप और हम चीनी मिल बनाने के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं। चीनी मिल खुलना चाहिए, लेकिन चीनी मिल बनाने से बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। दुनिया कहां से कहां चली गई, और बिहार में अभी बैठ के आदमी वही 1970 वाला बात बतिया रहा है कि 4 किलो अनाज कैसे मिलेगा और हमको राशन कार्ड कैसे मिलेगा। उद्योग धंधे पर क्या बोलेंगे? उद्योग धंधे पर क्या बोलेंगे? अगर उद्योग लगे तो काफी लोग जो इलिटरेट पर्सन है उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इसलिए बिहार में उद्योग लगाना भी जरूरी है। इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप तो समझदार पत्रकार हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जहां उद्योग लगाकर सबकी बेरोजगारी दूर की गई हो। सिंगापुर में कौन सा उद्योग है? न्यूजीलैंड में कौन सा उद्योग है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क में, नॉर्वे में कौन सा बड़ा उद्योग है? मेरे भाई, उद्योग जो है, सुनिए मेरी बात, लेबर की बात, इकोनॉमी को समझिए। इकोनॉमी के 3 फंडामेंटल जो चीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसमें जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा बड़ा सब मिलाकर वो पूरे देश में 18% है। कृषि की 60-65% सर्विस सेक्टर है।
और आप कह रहे हैं कि उद्योग लगाकर आप बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर देंगे? पूरी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 65% है और 35 में कृषि और उद्योग दोनों शामिल है, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो निश्चित तौर पर उसमें तरक्की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आप न देश में न बिहार में बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में नौकरी है, सर्विस सेक्टर में तरक्की है, तरक्की वहीं से आएगी। अगर होटल बन रहा है उसमें 50 लोगों को नौकरी मिली है, उसमें रिसेप्शन पे कोई बैठा है। अगर यहाँ 50 रेस्टोरेंट है तो उसमें 200 लोगों को नौकरी मिली है। अगर यहाँ 1000 टैक्सी चल रही है उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ फैक्ट्री बनाकर मजदूर लगाने से पूरे बिहार को नौकरी नहीं मिल सकती। वो एक छोटा पहलू है। इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल मुश्किल से 20% है, मतलब 1/5 है, और उससे आप 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। जैसे सरकारी नौकरी से 2% से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही पूरी आबादी का 20 या 25% से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, उससे उसको पूरा रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक तीनों पहलू कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तीनों में तरक्की नहीं होगी, तीनों के बारे में प्लान नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार में बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। सर यहाँ से स्थिति बहुत बॉटम में है, उसको टॉप में ले जाने के लिए क्या प्लान है? क्या किसका बॉटम में है? हर एक चीज में, शिक्षा में भी देख सकते हैं। बॉटम में है तो उसको टॉप में ले जाने का पहला प्लान ये है कि जो लोग बॉटम में हैं, हम और आप बिहार के लोग पहले ये एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें कि हम लोग भैया सबसे पीछे और गरीब हैं। क्यों गरीब हैं उसका मतलब समझें कि गरीबी बात करने से दूर नहीं होगी, गरीबी सही तरीके से वोट देने से दूर होगी। वोट उसको दीजिए जिसकी समझदारी हो, अगर वो, और जिसको भी दीजिए उसको 5 वर्ष के लिए चुनिए, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। किसी को मौका 5 वर्ष ही मिलना चाहिए। 5 वर्ष में अगर वो दल, वो नेता काम नहीं करता है तो उसको पलट के दूसरे ओर कीजिए। दक्षिण के जो राज्य जहां पर तरक्की हो रही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिन राज्यों में करीब करीब 1/3 जीडीपी अब पूरे देश का सिर्फ इन 5 राज्यों में है, इन राज्यों में पिछले 78 साल में कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जनता वहां पर डिमांड कर रही है कि भाई तुमने जो काम किया तुमसे हमको अच्छा चाहिए। अगर आप कल जनसुराज को चुन देंगे और जनसुराज वालों को ही लगातार वोट देते रहेंगे तो जनसुराज वाले भी काम नहीं करेंगे। सबसे पहले तरक्की तब होगी जब जनता अपना अधिकार समझेगी और नेताओं में, दलों में ये डर होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। अभी तो जनता हटाएगी इसकी चिंता ही नहीं है। नेता जो है वो ये सोचता है कितना यादव है, कितना भूमिहार है, कितना पंडित है, वो देख ही नहीं रहा है कि कितना फैक्ट्री खोले, कितना स्कूल खोले, कितना सड़क बनाए। चुनाव लड़ने के लिए उसको मालूम है लोग जाति पर वोट देंगे, तो वो स्कूल की चिंता क्यों करे, फैक्ट्री की चिंता क्यों करे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मरौड़ा चीनी मिला बता रहे हैं बहुत बड़ा जख्म है, और आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलकर जो लोग मरौड़ा चीनी मिल को बंद कराए उनको वोट दे रहे हैं, जो लोग मरौड़ा चीनी मिल खोलने का गलत वादा किए उन्हीं को वोट किए जा रहे हैं। तो कैसे सुधार होगा? प्रशांत सर जी, सर एक मिनट, सर आपने कहा कि हम सोशल मीडिया के जरिए, हमने कहा एक बात और कि डायस पे इतने लोग बैठे हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हम ही नहीं है। आप सब सवाल को ढंग से भी पूछिए। सर एक लास्ट सवाल है। आपने बोला कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को जॉब देंगे। सोशल मीडिया नहीं, टेक्नोलॉजी। आज से 1-1.5 साल पहले आपका आईटी टीम यही काम फोन करके यूट्यूब चलाते हैं, वादा करते थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे सिखाएंगे, आप अच्छे कमाई कर सकते थे यूट्यूबर से। उसके बाद बच्चों का बहुत कि हम कोई खराबी होगा, कोई प्रॉब्लम, हम आपके संभालने के लिए हैं, पेज ठीक कर दिया जाएगा। आपके सामने प्रूफ है, मेरा पेज 3 पेज खराब है, इसका नुकसान लगभग 8-10 महीने में लगभग 17-18 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ। आप उसके बाद हमारे वजह से आपका 17-18 लाख नुकसान हो गया। आपकी आईटी टीम ने जाना, मैं प्रूफ दे सकता हूँ उसका। अच्छा, आप अलग से आके मिलिए। अगर आप 17-18 लाख रुपए कमा रहे थे, अभी भी कमाते हैं सर 17-18 लाख, तो चलिए कम से कम आप मेरे इस बात को तो प्रमाणित कर रहे हैं कि, सुनिए ना, कि YouTube के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए 17-18 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। आप तो हमारी बात कह रहे हैं। आपके साथ किसने क्या धोखा कर दिया, अभी कैमरे के बाद यहाँ बैठिएगा, अगर कोई धोखा किया होगा तो हर जाना हमसे ले लीजिएगा। प्रशांत जी,
लेकिन मुझे खुशी है कि बिहार के युवा होने के नाते आपने ये समझ बनाई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। उसके लिए हरियाणा में जाकर, गुजरात में जाकर किसी फैक्ट्री में 8-10 हजार रुपए की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत सारे लड़के कर सकते हैं। आपका क्या मसला है, उस पर अलग से बात करें। हम रोजगार से ज्यादा राजनीति पे आते हाँ हैं। जी, लगातार बात आप कर रहे हैं कि बिहार युवाओं को में रोजगार मिले। आपकी पार्टी में भी तमाम नेता हैं, क्या आपका दल भी युवा आगे जो आने वाले प्रत्याशी हैं उस पर किस तरह के प्रत्याशी पर दाव लगाने वाला है, ऐसा कुछ मतलब कैटेगरी क्या है? मतलब कि बिहार के हम नेताओं का चुनाव करेंगे, उनको रोजगार थोड़ी ना दे रहे हैं। लोग तो पहले से रोजगार वाले लोग हैं। बिहार के लोग जा रहे हैं। मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों को एमएलए बनाएंगे जो एमएलए रोजगार के लिए पा रहा है। तो बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं रोजगार देखिए। युवाओं की जो यहाँ तक भागीदारी का सवाल है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या में युवा आपको जन स्वराज के टिकट पर लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जन स्वराज का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप युवा हैं इसलिए आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप सही व्यक्ति हैं, समाज में आपकी पकड़ है, समाज के लोग आपको चाहते हैं, तो आप युवा हो या बुजुर्ग आपको टिकट मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर चूंकि हम लोगों ने कहा है कि ज्यादातर उम्मीदवार, मैं कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे लोग होंगे जो नए चेहरे होंगे, उसमें युवा भी बड़ी संख्या में होगा। बिहार की जाति आधारित राजनीतिक व्यवस्था पर आप भाई लगातार देखिए, चोट करते आए। एक मिनट इनका पहले जवाब दे लें। मेरे से सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव कहाँ लड़ेंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि अभी तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यही निर्णय है। लेकिन मैं दल से ऊपर नहीं हूं। दल ने अगर निर्णय ले लिया तो जो दल निर्णय करेगा वो करूंगा। अगर दल ने निर्णय लिया कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से भी लड़ूंगा। दल ने निर्णय लिया कि हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। जो भी दल से निर्णय होगा वो उसको मुझे मान्य, वो मेरे लिए मान्य होगा। प्रशांत जी, आप लगातार बिहार में जाति आधारित राजनीति पर चोट करते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में आपने भरपूर चोट की, लेकिन कोई अच्छे नतीजे जन स्वराज के लिए नहीं है। अभी भी आप इस बात को दोहराया है आपने कि बिहार की जनता जाति पाति के आधार पर वोट करती है। तो ऐसे में जो कमिंग इलेक्शन है, इसके लिए आपकी पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव आया है? मैंने ये नहीं कहा कि आपने बात को ध्यान से सुना नहीं। हमने ये नहीं कहा कि बिहार की जनता जाति पाति पर वोट करती है। मैंने ये कहा कि अगर जाति पर वोट करोगे तो आपको विकास नहीं मिलेगा। मैं रोज कहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके छपरा में, बहुत सारे लोगों ने लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। मोदी जी के जाति के लोग तो नहीं रहते हैं छपरा में। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट देता है। लेकिन आप जाति के लिए वोट दें या 5 किलो अनाज के लिए वोट दें या मंदिर के लिए वोट दें या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दें, जिस चीज के लिए वोट देंगे वो चीज आपको मिलेगी। ये बात जन स्वराज बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, वो भी आपको मिलेगा। रह गई बात आपने कहा उपचुनाव की, तो 2-3 बात आप समझ लीजिए। उपचुनाव में जनरली अक्रॉस इंडिया पिछले 75 साल में देख लीजिए 90% केस में जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है। दूसरी बात, जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पर हम लोग के आशा के अनुरूप नहीं थे, मैं उससे कोई एक्सक्यूज नहीं करता हूँ। लेकिन 10 दिन पुरानी पार्टी, हम लोग को 1 नवंबर को सिंबल मिला है, 31 अक्टूबर को 10 दिन के बाद चुनाव हुआ और हम लोग को 10% वोट आया है। जदयू यहाँ पर 30 साल से तो राज कर रहे हैं, 18-19-20 साल से तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। जदयू जब अकेले लड़ी थी तो उनको 16% वोट आया था। पिछले बार भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। तो 10 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट आया है। वो इतना भी बुरा नहीं है। 10% वोट अगर किसी दूसरे दल को आता तो आप लोग कहते कि भैया 21 गठबंधन में जाएंगे, इनको कितना सीट मिलेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि आपकी और हम लोग की खुद की भी अपेक्षा, हम लोगों ने बार हायर सेट किया है। हम लोग 10% 15% वोट लेने नहीं आए हैं। हम लोग बिहार जीतने भी नहीं आए हैं। हम लोग बिहार को सुधारने का लक्ष्य लेकर आए हैं। तो हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। और आपने उपचुनाव के बाद जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो नहीं देखा, जहां आपको 22% वोट हम लोग को मिला। जीते वहां भी नहीं, लेकिन राजद तीसरे नंबर पे था, एनडीए चौथे नंबर पर और जन स्वराज दूसरे नंबर पर 22% वोट के साथ था।
आप थोड़ा सा समय दीजिए, अभी चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अंतिम एक और बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पर एमएलए बनने नहीं आया हूँ। मुझे एमएलए बनकर, मंत्री बनकर अपना जीवन नहीं सुधारना है। मैं बिहार को सुधारने के नजरिए से आया हूँ, एक सोच, एक विचार लेकर आया हूँ। और जनता को मैंने बार बार ये आश्वस्त किया है कि मैं कुछ भी हो जाए उसके ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। और अगर उसके लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लगे तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई भी जब आप बड़ा काम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसमें अच्छे दिन भी आएंगे और कुछ झटके भी लगेंगे। लेकिन आज जनसुराज इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी दल बिना जनसुराज की बात किए हुए अपने चुनाव की परिकल्पना नहीं कर सकता है, ये आपको भी मालूम है। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिना मतलब का सवाल भाई जनसुराज जिसको भी टिकट देगा वो व्यक्ति किसी न किसी जाति का तो होगा ही। भाई जनसुराज ऐसे व्यक्ति को तो आप हमें बता दीजिए कौन सा आदमी है जो किसी जाति में पैदा ही नहीं हुआ। भाई हम किसी जाति के आदमी को तो टिकट, किसी को टिकट देंगे वो किसी जाति का होगा, तो कल आप कहिएगा कि ये भी तो जाति देखकर वोट दे, टिकट दे दे। टिकट देने का जो पैमाना है, टिकट देने का पैमाना है कि जिसको भी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, इस विधानसभा के और जनसुराज से जुड़े हुए लोग, जो हम लोग का पैमाना है उस पर जो सही व्यक्ति पाया जाएगा, हम लोग की कोशिश होगी कि टिकट उसी को दें। लेकिन अगर 10 लोगों को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसमें 7-8 जातियां होंगी, क्योंकि वो 10 आदमी जाति विहीन तो कोई है नहीं। आप मुझे बता दीजिए छपरा में कौन ऐसा आदमी है जिसकी जाति नहीं, उसी को टिकट दे देते हैं। भाई किसी न किसी जाति का तो होगा ही। अब जब हम देंगे किसी को टिकट और उसकी जाति मान लीजिए कि यादव की, आप ही यादव देखकर वोट टिकट दे रहे हैं। हम व्यक्ति और उसका चरित्र देखकर ही टिकट देंगे या दल देगा। निश्चित तौर पर जिसको टिकट मिलेगा वो किसी जाति का होगा। तो समीकरण आप पीछे समझ लीजिएगा। महिलाओं को कितनी टिकट देंगे सारण लोकसभा से? कितनी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे सारण 40? मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जनसुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम 1 लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में 1 भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो। लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जनसुराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। मेरे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है जनसुराज का। अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा। तो भाई पहले जीत जाने दो, जीतने के बाद हम आपको भी बुला लेंगे छपरा से और आपके सामने बैठ के सारे विधायक बता देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये इसका जवाब दे सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री जो भी हो नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। और अगर एक मिनट रुक जाइए भाई, अगर इस पर गलती हो तो बिल्कुल मेरा गर्दन पकड़िएगा। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर एनडीए को यहाँ सफलता मिलती है तो उस सफलता में निश्चित तौर पर भाजपा नीतीश कुमार से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। तो वो नीतीश को तो फिर बनाएंगे नहीं, और अगर एनडीए जीती नहीं तो भी नीतीश नहीं बनेंगे। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा वो अभी तय होना बाकी है। सभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां जो है बिहार में अपनी अपनी योजनाएं हैं, जैसे माई बहन योजना। कई पार्टी नहीं, सुनिए ना, ऐसा है कई पार्टियों ने नहीं, आपके पार्टी द्वारा क्या बता रहे हैं कि एक दल जिसके नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने माई बहन योजना जारी की। भाई सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कैलकुलेटर है। माई बहन योजना में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सारी महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं
1 करोड़ अगर बच्चियों को हटा भी दें तो 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ गुने 2,500 कर दो भाई, गुने 12 महीना कर दो, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। बिहार का योजना बजट कितना है? टोटल बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना बजट है करीब करीब 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ अभी आया है बजट 2 दिन पहले, 1 लाख करोड़ में वो 1.5 लाख करोड़ रुपया की योजना कैसे चला देंगे, ये तो भाई हमारे समझ से परे है। वो आपको बता देंगे तो आप हमको बता दीजिए कि साहब जब बिहार का बजट है 1 लाख करोड़ तो आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से दे दीजिएगा। और इतना बड़ा ज्ञान अभी आप 1.5 वर्ष पहले उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आया था? माँ बाबूजी आपके 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं आया था? भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते डोमिसाइल गलत डोमिसाइल नीति की वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। आपने कहा कि आपकी क्या योजना? भाई हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो तो 10 साल वेट नहीं कर सकते हैं। तो जनसुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आपके पास, गरीबों के पास, गरीब परिवार के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो अपने बच्चों को लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। पहला घोषणा ये की है। दूसरी घोषणा ये की है कि जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए पलायन के लिए मजबूरी में गए हैं उनको साल भर में वापस यहाँ पर रख लिया जाएगा, उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उसकी योजना भी बताई और आपको अभी बताया कि 1 लाख बच्चों को अपने खर्चे पर जनसुराज चुनाव से पहले ये करके दिखा रहा है। तीसरी बात हम लोगों ने कही कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा ताकि दिसंबर के बाद यहाँ के जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए मजदूर मुफ्त में मनरेगा के तहत प्रदान किए जाएं। चौथी बात आपको कही गई, यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर, क्योंकि गरीब लोगों के पास गारंटी देने के लिए जमीन नहीं है, सरकारी गारंटी पर उनको लोन दिया जाएगा जिस पर ब्याज सिर्फ उनको 4% देना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 4% देने का मतलब है कि 6,000 करोड़ रुपया में 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट लोगों को दिलाया जाएगा। 10% अगर सरकार मान लो कि बैंक का ब्याज है, 4% पब्लिक देगी, 6% सरकार देगी, 6,000 करोड़ रुपया का खर्चा है, 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन मिलेगा स्वरोजगार के लिए। और अंतिम बात जो बताई गई है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं जिनको पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, उसमें आप दिव्यांग और विधवा लोगों को भी जोड़ लीजिए, मैं अलग से नहीं बोलता हूँ, मतलब जिसको भी पेंशन 400 रुपया मिल रहा है उसको 2,000 रुपया दिसंबर 2025 से मिलने लगेगा। इसका खर्चा आएगा करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का। तो हम सिर्फ योजना नहीं बता रहे हैं, योजना पर क्या बजट लगेगा और वो बजट कहाँ से आएगा ये भी बता रहे हैं। शराबबंदी पे आपका क्या विचार होगा? बिहार में आपकी सरकार भैया एक ही बात पर कितनी बार विचार बताएं। जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी बिहार में लागू है ही नहीं। वृद्धा पेंशन 2,000 रुपया कहाँ से? अरे भैया 12,000 2500 रुपया तेजस्वी नहीं दे सकते हैं तो 2,000 वृद्धा पेंशन आप कैसे दे सकते हैं? मेरे भाई कौन से क्लास में आप गणित पढ़े हैं? यहाँ पर मैंने आपको गणित बताया कि महिलाओं को 2,500 रुपए देने का मतलब है 6 करोड़ महिलाओं को, 5 करोड़ महिलाओं को देना पड़ेगा। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 1 करोड़ से कम। तो दोनों में फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब?
अमूमन मेरा सवाल है कि यार पहले बात सुनिए आप। जी। कोई सुनने के बाद तैयार नहीं किया था बात। मेरे भाई जो इंटरसिटी नहीं चल रही है तो अपने माननीय सांसद जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, आपके वोट और आपके आशीर्वाद से बार बार जीत रहे हैं, उन्हीं की दिल्ली में सरकार है, उनसे आग्रह कर रहा हूं भाई कि आपकी सरकार ने गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग के नाम पर लोन लेकर बुलेट ट्रेन बनाने का प्रयोजन किया है। तो माननीय मोदी जी से मिल लीजिए और मिलकर एक इंटरसिटी अपने क्षेत्र के लिए भी जारी करा दीजिए। और अश्विनी वैष्णव जी से भी व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि भाई छपरा के लोगों को, सांसद की बात सुनिए मत सुनिए, छपरा के लोगों पर इतना मदद कीजिए, इन लोगों के लिए एक इंटरसिटी यहाँ शुरू करा दीजिए। पहला सवाल ये है कि बिहार में भी आपकी पार्टी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुई है और आप तमिलनाडु भी जा रहे हैं। क्या लगता है कि भविष्य में आप बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी है उसको राष्ट्रीय तमिलनाडु। दूसरा सवाल ये है कि नीतीश जी ने आज फिर रविशंकर प्रसाद जो सांसद है उनके पैर छूने की कोशिश की और तेजस्वी ने आज महिला दिवस पर सम्मान सम्मेलन किया। इसको क्या कहेंगे? भैया देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सवाल है तो ये चीज कोई हमारे कहने की बात नहीं है। मैं ज्यादातर लोगों पे व्यक्तिगत कोई आरोप आक्षेप नहीं लगाता हूँ, लेकिन नीतीश जी की मानसिक हालत अच्छी नहीं है, ये बात हमने नहीं कही। सबसे पहले नवंबर 2023 में ये बात सुशील कुमार मोदी जी ने कही विधानसभा के सामने खड़े होकर कि नीतीश जी को लगता है मानसिक कोई गंभीर बीमारी है। उसके बाद यहाँ तेजस्वी जी ने भी कहा, कई बड़े नेताओं ने कहा, और पिछले कई महीनों से बिहार में ये चर्चा आम है। तो हमने ये मांग करी कि नीतीश जी की जो मानसिक स्थिति है उस पर मेडिकल जांच होकर एक बुलेटिन अगर सरकार जारी कर दे तो ये चर्चा जो आम है ये खत्म हो जाएगी। है, सरकार तो बात मानेगी नहीं। तो मैंने कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड होने की स्थिति में हैं। अगर आपको इसका भरोसा नहीं है तो कोई भी पत्रकार नीतीश जी से खाली ये पूछ ले कि उनके मंत्री परिषद में साथी मंत्रियों का नाम क्या है। नीतीश कुमार आज की तारीख में दावे के साथ कह रहा हूं आपको, अगर कैमरे पर आकर बिना पेपर देखे नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें तो मैं पूरा जन सुराज का अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार को नेता मानकर उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ वो नहीं है, वो स्वस्थ हो ऐसी मैं कामना करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस बात का, उनके साथियों का, उन सहयोगियों का को संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने साथियों का, अपने मंत्री परिषद का नाम नहीं जानता वो बिहार की समस्याओं से कैसे निपटेगा। मेरा अगला सवाल किशोर कुमार मुन्ना से। भाई जो आपने पहला सवाल पूछा, तमिलनाडु में जो विजय हैं जिन्होंने टीवी के पार्टी शुरू की है वो हमारे पुराने मित्र हैं और कहीं ना कहीं जब मैंने यहाँ जन सुराज शुरू किया तभी हम लोगों ने तय किया था कि वो तमिलनाडु में डीवीके के नाम से एक ऐसा ही प्रयास शुरू करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव बिहार चुनाव के 6-7 महीने के बाद है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं। वो भी यहाँ मेरी मदद के लिए आएंगे और मैं भी उनकी मदद के लिए गया था। मेरा अगला सवाल किशोर कुमार मुन्ना। तेजस्वी का जो आपका सवाल है, मैंने पहले आपको कह दिया, जिनके राज को, जिनके माँ बाप के राज को भी कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो माँ बहन के सम्मान की बात करें वो उचित नहीं लगता है। माँ बहन की सम्मान की बात तब होती जब उनके राज में सुरक्षा की बात होती, शिक्षा की बात होती। और ये योजना बनाकर ये झारखंड से कॉपी किए। तो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर महाराष्ट्र में और झारखंड में ऐसे ही कैश ट्रांसफर की स्कीम के वजह से 2 लोग चुनाव जीते हैं। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली और गोवा जैसे 2-3 छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए तो देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ रहने वाली सारी महिलाओं को, बिहार की तो बातें छोड़ दीजिए, बिहार की तो हालत ही नहीं है, कोई भी राज्य इंक्लूडेड महाराष्ट्र इंक्लूडेड, अपने राज्य में रहने वाली सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना नहीं दे सकता है। किसी राज्य की वित्तीय हालत की स्थिति ऐसी नहीं है। बिहार में तो ये सपने से भी आगे की बात होगी।
अब भैया 8 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब आपको कोई नहीं दिख रहा है, तब हम उसके लिए क्या मेरा कहें? अगला सवाल किशोर कुमार मुन्ना से है। अब आपको यहाँ के बिहार के सबसे बड़े वकील हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है वाईबी गिरी, इनका ससुराल यही मांझी में है। आपको रामबली चंद्रवंशी जी नहीं दिख रहे हैं, जो यहाँ के एमएलसी हैं, लंबी लड़ाई लड़ी है, अपने पद से इस्तीफा दिया, एक तरह से एमएलसी का पद छोड़ा है पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए। बच्चा राय जी आपके जिले के मतलब वर्षों से राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उर्मिला जी हैं, ये चुनाव लड़े हैं, कन्हैया जी यहाँ, अब कोई आपको दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? आप बताइए, हमने सबको बैठा रखा है, इस पर तो सब सहमत है कि प्रयास होना चाहिए। तो प्रयास, मैं तो आप पत्रकार हैं, हम आपसे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। बिहार को सुधारने का, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रयास मैं करूं या आप करें? प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो खाली ये कहते रहने से कि बहुत अंधेरा है, अंधेरा खत्म नहीं होगा, किसी को दिया जलाना पड़ेगा। अब वो दिए का प्रकाश कितना होगा ये तो समय बताएगा। हमारा काम है दिया जलाना, हमारा काम अंधकार को बढ़ाना नहीं है, अंधकार पर सिर्फ टीका टिप्पणी करना नहीं है। भगवान ने मुझे जो शक्ति बुद्धि दी है, मैं अपनी तरह से ईमानदारी से उसको, अंधकार को कम करने का, दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।